सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। आज़ादी के 75 साल सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से किस तरह से देश भर के अंदर जबरदस्त उल्लास है, खुशी है, हर्ष है। चारों तरफ लोग अपने अपने तरीके से आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। हवाओं में देशभक्ति है, फिजाओं में देशभक्ति है, चारों तरफ देशभक्ति का जुनून है। ये समय है उन शहीदों को याद करने का, उन लोगों को याद करने का जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये समय उन लोगों को याद करने का जिन्होंने कठोर संघर्ष करके, जबरदस्त यातनाएं बर्दाश्त करके हमारे देश को आज़ाद कराया। बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, अशफाकुल्ला खान, कितने नाम है, कितने नाम हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, और इतने सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। उस वक्त कोने कोने में, देश के कोने कोने में आज़ादी की आग लगी हुई थी। लोग खुशी खुशी अपनी जान दे देते थे देश को आज़ाद कराने के लिए। आज मैं इस मंच से आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता हूं और उन्हें पूरे सादर के साथ नमन करता हूं। मैं उन सब लोगों को भी याद करता हूं और उन सब लोगों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आज़ादी के बाद पिछले 75 साल में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए खूब संघर्ष किया और खूब मेहनत की है। आज़ाद होना एक बात थी, आज़ादी को बरकरार रखना और आगे बढ़ना एक और बात है। पिछले 75 साल में देश ने खूब तरक्की की है, कई क्षेत्रों के अंदर तरक्की की है। उस सब को आज सेलिब्रेट करने का समय है जो हमने तरक्की की। लेकिन इसी मौके पर यह भी सोचने का वक्त है कि आज देश के सामने क्या चुनौतियां हैं और भविष्य में हमें किस दिशा में जाना है। 75 साल किसी भी देश के जीवन में कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन बहुत कम समय भी नहीं होता। 75 साल काफ़ी होते हैं। आज इस 75 साल के उपलक्ष्य में, आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मन में प्रश्न आ रहा है। हम 75 साल पहले आज़ाद हुए, इन 75 सालों में कई और देश हमारे बाद आज़ाद हुए, वो हमसे आगे क्यों निकल गए? जैसे सिंगापुर, हमसे 15 साल बाद आज़ाद हुआ सिंगापुर, 15 साल बाद हमसे आगे क्यों निकल गया? जापान
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, नेस्तनाबूद हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसके बावजूद जापान आज हमसे आगे क्यों निकल गया? जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी खत्म हो गया था, हिटलर के बाद जर्मनी खत्म हो गया था। आज जर्मनी हमसे आगे क्यों निकल गया? हमारे में कोई कमी थोड़ी है, हम किसी से कम थोड़ी हैं, भारत के लोग किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे मेहनती लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट लोग हैं भारत के लोग। फिर हम पीछे क्यों रह गए? फिर भारत पीछे क्यों रह गया? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, मिनरल और दिए। क्या नहीं दिया? भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह, सबसे अच्छी जगह भारत को बनाया। और जब भगवान ने इंसान की रचना की, इंसान को बनाया, तो सबसे शानदार लोग, सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत में बनाए। फिर भारत पीछे क्यों रह गया? सोचने की बात है। मैंने इस पे काफ़ी स्टडी किया, मैंने इस पे काफ़ी अध्ययन किया। देश के जितने अमीर देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, जितने अमीर देश हैं, हमें अमीर बनना है कि नहीं बनना? भारत को अमीर बनना है कि नहीं बनना? पक्की बात। ये जितने अमीर देश हैं दुनिया के, ये अमीर क्यों बने? इन्होंने कई सारे काम किए, बहुत सारे काम किए, अलग अलग क्षेत्रों में काम किए। लेकिन इन सारे देशों ने, हर देश ने दो काम जरूर किए, दो काम जरूर किए, उसके बिना कोई देश अमीर नहीं बन सकता। पहला काम, हर अमीर देश ने अपने बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करा, बच्चों की शिक्षा का अच्छा इंतजाम करा। मैंने सारे देशों को स्टडी किया, जितने अमीर देश हैं। मेरे को एक भी ऐसा देश नहीं मिला, अमीर देश, एक भी ऐसा अमीर देश नहीं मिला जिसमें पढ़ाई खराब हो बच्चों की, जो अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। तो एक बात तो ये है, अगर भारत को अमीर बनना है तो अपने सारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें अपने बच्चों की अच्छी शानदार पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा, सबको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। और दूसरी चीज मैंने देखी, ये जितने अमीर देश हैं, सब ने अपने लोगों के अच्छे इलाज का इंतजाम किया। कोई बीमार हो जाए तो वहाँ चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका अच्छा इलाज होता है। अच्छे इलाज का इंतजाम किया। तो हेल्थ और एजुकेशन, इन दो चीज़ों का इंतजाम किया। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा। जब भारत माँ के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा। आज
हमारे 130 करोड़ लोगों के देश में, हमारे 130 करोड़ लोगों के परिवार में 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। 27 करोड़ बच्चे। इन 27 करोड़ बच्चों में से 10 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे सरकारी स्कूल खराब हैं। देश भर में कई सारे सरकारी स्कूल अच्छे भी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अमूमन बहुत सारे सरकारी स्कूलों का देश भर में बहुत बुरा हाल है। दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं, डेस्क हैं नहीं, पढ़ाई होती नहीं है, बच्चे आते नहीं हैं। एक गरीब आदमी को बड़ी मजबूरी के अंदर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है। कोई आदमी अगर थोड़े से पैसे बचा ले तो वो चाहता है मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजूं। मैं पूछना चाहता हूं, आज एक ड्राइवर अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चे को अगर देश भर में कहीं सरकारी स्कूल में भेजता है, क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने का ख्वाब देख सकता है? आज एक रिक्शे वाले का बच्चा, आज एक गरीब किसान का बच्चा, आज एक कारपेंटर का बच्चा, आज एक प्लम्बर का बच्चा, आज एक मजदूर का बच्चा अपनी गरीबी के कारण अगर सरकारी स्कूल में कहीं जाता है तो क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा कैरियर बनाने का ख्वाब देख सकता है? दिल्ली में देख सकता है। दिल्ली में एक गरीब आदमी का बच्चा भी आज डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने का ख्वाब देख सकता है। दिल्ली में ये होने लग गया है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। कुशाल गर्ग 12वीं क्लास का बच्चा है हमारा दिल्ली का। उसके पिताजी कारपेंटर हैं, मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपए महीना कमाते हैं। आज से 6-7 साल पहले कुशाल गर्ग बताता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की भी पहले बहुत बुरी हालत थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कुछ बनूंगा। आज 12वीं के बाद कुशाल गर्ग का एडमिशन ऑल इंडिया मेडिकल में हुआ है। डॉक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल में बड़े बड़ों के एडमिशन नहीं होते। कारपेंटर के लड़के का, कुशाल गर्ग का एडमिशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। बहुत बड़ी बात है। अब सोच के देखो, उसके पिताजी 10-12 हज़ार रुपए महीना कमाते हैं। अब वो लड़का डॉक्टर बनने के बाद कम से कम 3-4 लाख रुपए महीना कमाया करेगा, अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, देश को आगे लेके जाएगा। एक और बच्चा है सोमबित गौर, उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर का काम मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपए महीना कमाते हैं। आज से 5-7 साल पहले सोमबित भी कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर बनूंगा। आज सोमबित का एडमिशन आईआईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। आईआईटी मंडी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। उसके पिताजी एक प्लम्बर हैं, 8-10 हज़ार कमाते हैं। अब वो कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद कम से कम 3-4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाएगा। संबित अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, देश का विकास करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। और ये कोई 1-2 नाम नहीं है, मैंने तो वैसे उदाहरण दिए हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एक बच्चा अब बहुत शानदार करियर लेके बाहर निकल रहा है। दोस्तों, पहले दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल था। दिल्ली के सरकारी स्कूल, जब हमारी 2015 में सरकार बनी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में छतें गिर रही थी, पीने का पानी नहीं था, टॉयलेट से बदबू आती थी, सारे गंदगी थी, डेस्क भी नहीं थे, नीचे दरियों पे बैठते थे बच्चे।
पढ़ाई नहीं होती थी। एक दिन मैं 2015 में एक स्कूल में गया, बच्चों से बात करने लगा। एक बच्चा मेरे पास, मैंने कहा बच्चों आप लोग देश का भविष्य हो। एक बच्चा आया मेरे पास, कहता नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, देश का भविष्य तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम देश का भविष्य नहीं है। मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के अंदर तीर मार दिया हो। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। चारों तरफ निराशा ही निराशा थी। टीचर्स में निराशा, बच्चों में निराशा, पेरेंट्स में निराशा। मैंने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया। मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर। मैंने उनका कहा मनीष जी आप एक पूरा प्लान बनाइए, हमें सबसे पहली तवज्जो शिक्षा को देनी है। 5 साल के अंदर हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के नहीं दुनिया के स्कूलों के मुकाबले में सबसे बेस्ट होने चाहिए। आप मुझे बताओ कितना पैसा चाहिए। उन्होंने पूरा प्लान बनाया। उन्होंने कहा मेरे को इतना पैसा चाहिए। मैंने उसको 5 साल में बांटा और हमने अपने बजट का 25%, 100 रुपए का अगर बजट था तो 25 रुपए हमने बच्चों के स्कूलों के ऊपर खर्च कर दिया। 25% बजट हमने उनको दे दिया। और भी बहुत सारे काम किए, बजट दिया, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई, प्रिंसिपल्स को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारे काम किए। और आज दिल्ली के अंदर शिक्षा का ये आलम है। पिछले साल दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों के। कमाल कर दिया इन बच्चों ने, कमाल कर दिया बच्चों ने हमारे सरकारी स्कूल के। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। 4 लाख बच्चे प्राइवेट। इसका मतलब अब केवल गरीबों के बच्चे नहीं आ रहे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, अब पैसे वाले भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल बड़े शानदार हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आए अपनी वाइफ के साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, जब वो इंडिया आए, उनकी वाइफ मिलेनिया ट्रंप दिल्ली सरकार का स्कूल देखने के लिए हमारे स्कूल में गई थी। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे इसीलिए गई थी, नहीं तो वो सारे दूसरे स्कूलों में नहीं जाती। अभी कुछ दिन पहले जब मैं उसी स्कूल में गया जिस स्कूल में मैंने बताया, एक बच्चे ने मेरे को कहा कि सर ये देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं। मुझे वो बच्चा दोबारा मिला, कहता सर अब लगने लगा है कि देश का भविष्य हम भी हैं, देश का भविष्य सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं। आज दिल्ली के स्कूलों के अंदर जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है। 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 60,000 टीचर्स और उनके परिवार, 50 लाख लोग मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं। 50 लाख लोग, उनके माँ बाप, बच्चे, टीचर्स, इनके सबके परिवार, चारों तरफ खुशी खुशी है, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है। और ये कारनामा केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने नहीं किया, ये किया हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने। उन सबको बहुत बहुत बधाई। ये करिश्मा देश में भी हो सकता है, पूरे देश में हो सकता है। हमारे देश के सरकारी स्कूलों में जो 17 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, आज जिन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य का कुछ नहीं पता, आज उन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ये 17 करोड़ बच्चों का भविष्य भी जगमगा सकता है, ये भी आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली ने करके दिखाया, जैसे दिल्ली ने करके दिखाया ऐसे पूरे देश के अंदर रोशनी आ सकती है। शर्त ये है कि आज 175वीं वर्षगांठ के ऊपर, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर
अपने देश के 130 करोड़ लोगों को आज संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अगर हम सारे मिलकर संकल्प लेते हैं कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो अगला संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, उसको हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, हर बच्चे के लिए करना पड़ेगा। देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं, 50 लाख सरकारी टीचर्स हैं, 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इसका अंदर स्कूल तो हैं, टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं। सिस्टम खराब है। दिल्ली में भी सिस्टम खराब था, ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। हम दिल्ली वालों को सिस्टम ठीक करना आ गया, अब भारत को सिस्टम ठीक करना आ गया। हमने दिल्ली में सिस्टम ठीक करके दिखाया है, अब पूरे देश का सिस्टम ठीक करना है अपने को, सबको मिलकर पूरे देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करना है। और ये 5 साल में हो सकता है। जैसे दिल्ली में 5 साल में सरकारी स्कूल ठीक हुए, ऐसे पूरे देश के 5 साल के अंदर सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं। शर्त केवल ये है कि हम सब लोगों को इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। दिल्ली वालों ने एक और बड़ा काम करके दिखाया। बेरोजगारी की समस्या पे एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को बिजनेस करना सिखाया। हर साल लगभग 2.5-3 लाख बच्चे दिल्ली में रोजगार की मार्केट में आते हैं, जॉब की मार्केट में आते हैं, नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं। बच्चे 12वीं क्लास करते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, एलएलबी करते हैं और फिर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नौकरी मिलती नहीं है। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या करें? तो हमने दिल्ली में 11वीं और 12वीं क्लास में बच्चों को बिजनेस करना सिखाया। हमने हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये दे दिए। हमने बच्चों को कहा ये 2-2 हज़ार रुपये लो और कुछ बिजनेस करने की सोचो। आप लोगों को एक बार तो लगेगा, शुरू में तो मेरे को भी लगा था जब ये आइडिया आया, आपको लगेगा यार क्या 2 हज़ार रुपये में कौन सा बिजनेस होता है। लेकिन उसमें बच्चे पार्टनर बनते हैं। 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, 8 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये का कोई बिजनेस करते हैं। 10 बच्चे इकट्ठे हो गए, 20 हज़ार रुपये हो गए, 20 हज़ार रुपये का कोई बिजनेस करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको जान के 10 बच्चों ने मिलके, ये 10 बच्चे दिल्ली की लोअर क्लास कॉलोनी में थे। उन्होंने देखा हमारी कॉलोनी के अंदर, हमारे मार्केट में चोरियां बहुत हो रही हैं, दुकानों में चोरियां बहुत हो रही हैं। इन 10 बच्चों ने मिलकर अपनी टीम बनाई और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम, इन्होंने कंपनी भी खोल ली। बच्चों ने कंपनी का नाम लिखा डिजिटल सुरक्षा। 10 बच्चों की 20 हज़ार रुपये हो गए। इन 20 हज़ार रुपये से इन बच्चों ने एक अलार्म बनाया कि अगर कोई भी दुकान वाला अपने शटर पे वो अलार्म लगा दे, कोई चोर आएगा, जैसे वो शटर खोलेगा वैसे अलार्म बज जाएगा, दुकान वाले के फ़ोन पे फ़ोन आ जाएगा। अगर दुकान वाला फ़ोन ना उठाए तो उसके दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ जाएगा और चोर को चोर पकड़ा जाएगा। इनका इतना माल बिका, इतना माल बिका, इनका तुरंत इन लोगों का सेल बढ़ गई। सोचो 10 बच्चे 11वीं 12वीं क्लास के 10 बच्चों ने मिलकर ये बनाया। एक और 4 बच्चों ने मिलकर बनाया डार्क चोको ब्लिट्स। इन्होंने डार्क चॉकलेट, घर में डार्क चॉकलेट बनानी शुरू की। 4 बच्चे मतलब 8 हज़ार रुपये में 1.5 लाख रुपए की चॉकलेट बेच चुके हैं ये फेसबुक व्हाट्सएप अपने दोस्तों को इधर उधर मॉल में जाके। और अब इन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली, जीएसटी नंबर ले लिया, एमएसएमई का लाइसेंस ले लिया और अब अपना दूसरा प्रोडक्ट लाइन शुरू कर रहे हैं। 11वीं 12वीं के बच्चे, सोच के देखो। आज आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के बच्चों से बात करके देखो, एक भी बच्चा आपको ये नहीं मिलेगा जो कहेगा जी मैं स्कूल से कॉलेज से निकल के नौकरी ढूंढूंगा।
हर बच्चा कहेगा जी मैं अपना बिजनेस करूँगा, मैं अपना धंधा करूँगा। बहुत बड़ी बात है। आप सोचो कि अगर 2.5 लाख बच्चों ने बिजनेस करना चालू कर दिया, एक तो ये 2.5 लाख बच्चे नौकरी नहीं ढूंढेंगे और हर बच्चा कम से कम 3-4 को तो नौकरी देगा। मेरे को एक और बच्चा मिला, एक दिन एक स्कूल में गया, कहता है सर जब मैं 10वीं क्लास में था मेरे को बड़ी टेंशन होती थी, मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब था, रात रात को नींद नहीं आती थी, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब हूँ। कहता है जब से आपने ये बिज़नेस क्लास शुरू करी है, कहता अब मेरे को टेंशन नहीं है, पढ़ाई में नंबर आए नहीं आए, अब मैं धंधा कर लूँगा, अब मैं पास आउट होने के बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सोचो हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ बच्चे नौकरी लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं, जॉब्स मार्केट में निकलते हैं। अगर इन सब बच्चों को हम बिजनेस करना सिखा दें तो मुझे उम्मीद है 3 से 4 साल के अंदर हम अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। और हाथ जोड़ के मैं एक बात कहना चाहता हूं, शिक्षा फ्री भी नहीं है। शिक्षा को फ्री भी मत कहिए, शिक्षा फ्री भी नहीं है। एक माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक टाइम की रोटी कम खा लेते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को फ्री भी नहीं देते। वो बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? वो बच्चे को पढ़ाते हैं ये बच्चा बड़ा होएगा, बड़ा आदमी बनेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। दोस्तों हमारा 130 करोड़ लोगों का परिवार है, ये 27 करोड़ बच्चे हमारे बच्चे हैं। ये कोई पराये बच्चे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। इसको फ्री भी मत कहिए। अगर पैसे की कमी है, हम सारे भारत के लोग एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बच्चों की शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आज हम लोगों को आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में ये प्रण लेना है कि हमें अपने भारत के एक एक बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना। दुनिया में 39 देश ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। 39 देश, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग। हमें भी ऐसे ही अमीर बनना है, नहीं बनना? अगर हमें भी अमीर देश बनना है तो सबसे ये देश अमीर क्यों बने? ये देश अमीर इसलिए बने क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। मैंने आपको उदाहरण दिया कुशाल गर्ग का, उसके पिताजी कारपेंटर हैं। आज कुशाल गर्ग पढ़ लिख जाएगा, पढ़ने के बाद उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। सोच के देखो, अगर हमने सारे 27 करोड़ बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, एक पीढ़ी के अंदर भारत की गरीबी दूर हो जाएगी और भारत अमीर देश बन जाएगा। शिक्षा से भारत अमीर देश बन जाएगा। दूसरा मैंने कहा, दूसरी सबसे जरूरी चीज है अपने लोगों के लिए इलाज का इंतजाम करना, अच्छे इलाज का इंतजाम करना। दिल्ली में जब हमारी 2015 में सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। चारों तरफ गंदगी गंदगी थी, दवाइयों की खिड़कियां खुलती नहीं थी, दवाइयां मिलती नहीं थी, एक्सरे की मशीन भी खराब थी, एमआरआई की मशीन भी खराब थी, सारी मशीनें खराब पड़ी थी, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं था। सबसे पहला काम हमने ये किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। पूरी दिल्ली में खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारे अस्पतालों को ठीक किया, दवाइयाँ की खिड़कियाँ खुलने लगी, लोगों की दवाइयाँ मिलने लगी, सारी मशीनें ठीक कराई और सारे अस्पतालों का कायाकल्प किया। आज दिल्ली के अंदर इतना शानदार इलाज है। आप ग्रेटर कैलाश जैसे अमीर इलाके में जाके देखो, वहाँ के अमीर लोग भी दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपना इलाज कराते हैं।
आज हमने दिल्ली के सारे 2.5 करोड़ लोगों का, हर आदमी का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। आपको खांसी है, जुखाम है, क्रोसिन चाहिए, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, डॉक्टर भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, दवाइयाँ भी फ्री। आपको सीरियस बीमारी है, आप LNJP में जाओ, GTB में जाओ, GB पंत में जाओ, 10 लाख रुपए भी अगर लगेंगे तो पूरा इलाज फ्री है आपका। प्रणीत एक माइग्रेंट लेबर है, बिहार से आए थे, दिल्ली में बस गए। उनकी 2 साल की बच्ची के हार्ट में छेद निकला, दर बदर की ठोकरें खाई, कई प्राइवेट अस्पतालों में लेके घूमे, लाखों रुपए खर्चा बताया। अल्टीमेटली दिल्ली सरकार के अस्पताल में उसका पूरा इलाज मुफ्त हो गया और वो बच्ची बच गई। सुरेश हैं, ये भी माइग्रेंट लेबर हैं, बाहर से आए थे, दिल्ली में बस गए। इनको थ्रोट का ट्यूमर था, LNJP के अंदर इनका पूरा इलाज मुफ्त हुआ। आज दिल्ली के अंदर चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके इलाज का हमने मुफ्त इंतजाम किया है। तो मैंने कैलकुलेट किया, अगर केवल मैं दवाइयों का, टेस्ट का, कंज्यूमेबल का खर्चा देखूं जो इलाज करने के लिए खर्च होता है, तो पिछले 3-4 साल से दिल्ली सरकार सबका इलाज, पूरा इलाज मुफ्त कर रही है। और एवरेज औसतन दिल्ली के एक निवासी के ऊपर पर पर्सन दिल्ली सरकार का 2,000 रुपये का खर्चा आता है, बस 2,000 रुपये का साल का। किसी को कम की जरूरत पड़ती है, किसी को जरूरत नहीं पड़ती, कईयों को ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। औसतन 2,000 रुपये का। पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं। अगर हर व्यक्ति का, पूरे देश में हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज मुफ्त में अगर हम इंतजाम कर दें, 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा बस। 2.5 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं है। पूरे देश के कितने लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूं जिनके पास पैसे नहीं होते, आत्महत्या कर लेते हैं पैसों की कमी के कारण। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में पैसे नहीं होते इलाज के, जमीन बेचनी पड़ जाती है, औरत के जेवर बेचने पड़ जाते हैं, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हम पूरे देश के सारे लोगों का, 130 करोड़ लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपए में इंतजाम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे। और ये नहीं कि और इसमें काफ़ी सारे पैसे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खर्च कर ही रही हैं, थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा उसके पहले, हमें चारों तरफ खूब सारे अस्पताल बनाने पड़ेंगे देश में, चारों तरफ खूब सारे मोहल्ला। अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं देश में, पहाड़ों में, इधर उधर आदिवासी इलाकों में कोई अस्पताल ही नहीं है, कई किलोमीटर तो कोई अस्पताल नहीं है। और कई जगह मैं देखता हूं कि इंश्योरेंस करा देते हैं कि ये लो इतने लाख रुपए का तुम्हारा 5 लाख का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेके आदमी क्या करेगा, अस्पताल ही नहीं है। इंश्योरेंस का क्या करेगा, अस्पताल तो चाहिए। देश को अस्पताल चाहिए, देश को मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, देश को दवाइयाँ चाहिए। इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। 5 साल के अंदर हम पूरे देश के अंदर अस्पताल खोल सकते हैं। 5 साल के अंदर हम पूरे देश में, इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक के लिए फ्री और शानदार इलाज का इंतजाम 5 साल के अंदर हम कर सकते हैं। और फिर से मैं निवेदन करता हूं, लोगों को अच्छा इलाज देना फ्री भी नहीं है, लोगों को अच्छा इलाज देना फ्री की रेवड़ी नहीं है। हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, भाई बहन बीमार हो जाए, बहन बीमार हो जाए, पिताजी बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, कुछ भी करना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, जेवर बेचने पड़े, हम इलाज कराते हैं नहीं कराते। हमारा 130 करोड़ लोगों का परिवार है, 130 करोड़, आज हमें प्रण लेना पड़ेगा 130 करोड़ लोगों में कोई भी बीमार होगा, हमारा देश उसका इलाज कराएगा, उसका फ्री में इलाज कराएगा। ये भी मैंने स्टडी किया, बहुत सारे अमीर देश, कनाडा, इंग्लैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन सब लोगों ने अपने सारे लोगों का फ्री इलाज का इंतजाम कर रखा है। तो अगर भारत को अमीर बनना है
तो अपने को शिक्षा का और इलाज का अच्छा, शानदार और मुफ्त इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, 75 साल में हम पीछे क्यों रह गए, लेकिन अब पीछे नहीं रहेंगे। अगर 130 करोड़ लोग ये ठान लें कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, 75 साल पहले पूरा देश इकट्ठा हुआ था, हमने अंग्रेज़ों को उठा के बाहर फेंक दिया। आज अगर पूरा देश इकट्ठा हो जाए तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आने वाला समय भारत का समय, फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, और मुझे पूरा यकीन है बहुत कम समय में, आने वाले समय में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। इस मौके पे मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। भारत